जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। और आज के क्लास में हम लोग इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं, अर्थशास्त्र। तो आज के क्लास में हम लोग का अर्थशास्त्र का दूसरा चैप्टर शुरू होगा। ये अर्थशास्त्र का आपका लेक्चर 2 है, ठीक है, सॉरी लेक्चर 1 है, दूसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर का लेक्चर 1 है आज के क्लास में। आज के क्लास बहुत लंबा नहीं होगा, 20-25 मिनट का क्लास लेंगे, ठीक है। तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी जिसके कारण लाइव नहीं आ रहे थे। अब चलेगी लाइव की क्लास। जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और लिंक को शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी बच्चे जुड़ जाएं, ठीक है। जो नए आएंगे वह सब्सक्राइब भी कर लेंगे चैनल को। देखिए, दूसरा है हमारा राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य, स्टेट, नेशनल, यानी कि इनकम ऑफ नेशनल एंड स्टेट, ठीक है। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, आय पढ़ने वाले हैं। बिहार की आय, इनकम क्या है, बिहार की इनकम की स्थिति क्या है, बिहार को पिछड़ा क्यों कहा जाता है, उच्चतम प्रति व्यक्ति आय, निम्नतम प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, देश में आय की निर्धारण करने वाली संस्था कौन है, कैसे निर्धारित करती है, इसका निर्धारण कैसे होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो आप लोग इसे आज समझेंगे, आज के क्लास में क्लियर करेंगे हम लोग। कौन से, तो इस चैप्टर को सभी बच्चे ध्यान दीजिए कि मैं आपको इनडायरेक्टली रूप से इकोनॉमी में 3 चैप्टर तक पढ़ा चुका हूँ। पहला चैप्टर जो हम लोग का था, पहला चैप्टर जो इतना लंबा चला, जिसमें इतने लाइव क्लास लिए हम, तो उस चैप्टर में जितने भी आपका टॉपिक आया, जितने भी आपका क्वेश्चंस आया, वह क्वेश्चंस, वह टॉपिक्स केवल पहले चैप्टर का ही नहीं, उसमें इस सब चीज़ की हम चर्चा कर दी हैं। आप लोग लाइव क्लास ज्वाइन किए होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें इनकम भी बताए थे, बिहार की स्थिति भी बताए थे, ये सब चीज़ का वर्णन वहाँ पर हो चुका है। मतलब इनडायरेक्टली रूप से हम लोग 3 ही चैप्टर तक पढ़ लिए हैं, लेकिन आपको चैप्टर वाइज पढ़ाना है तो चैप्टर वाइज के हिसाब से आज हम लोग ये चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, काफ़ी लेट हो गया, पहले से कोई भी हमारा मैसेज नहीं था बच्चों को, मैं लाइव आऊँगा बस आगे आज, ठीक है। तो जुड़ जाइए जल्दी जल्दी से आप लोग, जो भी नए हैं जुड़ जाइए, जिसको पता नहीं है बता दीजिएगा, ओके। तो आइए समझते हैं कि आय किसे कहते हैं, आय क्या है, ठीक है। इनकम किसे कहते हैं, आय किसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारे देश के अंदर जितने भी वस्तुएं हैं, ध्यान समझिएगा, आय किसे कहते हैं। जिसके अंदर जितनी भी वस्तुएं इनकम है, वो मजदूरी से इनकम आया, कहीं और से इनकम, जितने भी हमारे देश में इनकम आया, रुपये पैसे जितने भी कमाए गए, वह एक वर्ष में उसका मापन, उसका माप किया जाए कि कितना हुआ, वह इनकम कहलाता है, आय कहलाता है, ठीक है। आय समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। अब आइए आय का एक सिंपल सा परिभाषा हम लोग समझ लेते हैं। आय का बहुत ही सिंपल सा परिभाषा, हाँ हेलो हाय, ठीक है, चलता रहेगा। आय का सिंपल सा परिभाषा एक समझ लेते हैं क्या, तो कोई भी व्यक्ति जब काम करता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से जब काम करता है, तो उसके काम के बदले जो उसे दिया जाता है, इनकम दी जाती है, उस व्यक्ति का वह आय कहलाता है। सिंपल परिभाषा है, सिंपल एकदम। जब कोई भी व्यक्ति काम करता है तो काम के बदले जब उसको कोई शारीरिक रूप से काम करे या मानसिक रूप से काम करे, काम के बदले जब उसको जितने रुपये दी जाती है मजदूरी के रूप में, तो उस व्यक्ति के लिए वह आय कहलाता है, और देने वाले के लिए वह मजदूरी हो जाता है। जो व्यक्ति देता है उसके लिए वह मजदूरी कहलाएगा, और जो व्यक्ति लेता है उसके लिए वह आय कहलाएगा, ठीक है। बिहार की इनकम की बात कर लिया जाए, बिहार की स्थिति की बात करें कि बिहार की इनकम क्या है, ठीक है। इसमें आपका एक क्वेश्चन उठेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज हम क्लियर करेंगे इसमें। बिहार, देखिए बिहार पहले से ही पिछड़ा राज्य के अंतर्गत में रखा गया है, बिहार को पिछड़े राज्य के श्रेणी में रखा गया है, बिहार को अति पिछड़ा घोषित कर दिया गया है, ठीक है। क्यों, तो यहाँ की जो PCI है, पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय, काफ़ी ज़्यादा कम है। PCI कम होने के कारण इसे पिछड़ा राज्य घोषित कर दिया गया है। ये पिछड़ा राज्य हो गया, इसका PCI क्या है, कम है, चाहे PCI कम है तो पिछड़ा। ध्यान दीजिएगा,
अब इसके पीसीआई के कम होने के कारण क्या है, समझते हैं कि पीसीआई के कम होने के कारण क्या है। हाँ हेलो, ठीक है, ओके, सभी लोग जुड़ जाइए और थोड़ा सा आदत बना लीजिए, क्योंकि हम इस टाइम सप्ताह में 1-2 दिन ऐसे वैसे होगा, लेकिन दिन में ही लाइव आएंगे कुछ समय तक, ठीक है। रात को थोड़ी समय नहीं मिल पाती है और नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो जाता है, तो लाइव आने के काम मैं दिन में ही करूँगा। तो सभी लोग जुड़ जाइए और सबको नोटिफिकेशन जिसको नहीं पहुंच पा रहा है वो चैनल अपना चेक कर लीजिएगा एक बार, सब्सक्राइब है या नहीं, और लिंक शेयर कर दीजिएगा। ओके ठीक है, आइए समझिए, जो भी समझ में नहीं आएगा आप लोग को पूछना है, ठीक है। सब सारा चीज़ क्लियर करना है, इसमें कुछ ही चीज़ नया न्यू मिलेगा आप लोग को, सारी चीज़ हम पढ़ाया हुआ मिलेगा, पीछे जो कंप्लीट करती है, ठीक है। आइए समझते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समय मेरे पास कम था और आज भी कोई तबीयत ज़्यादा सही नहीं है, फिर भी हम यहाँ पर किसी का भी डिफिनेशन नहीं लिखे हैं, केवल टॉपिक लिखे हैं और टॉपिक के माध्यम से हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो डिफिनेशन के लिए अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर एक इसका छोटा सा शॉर्ट लिख कर और टेलीग्राम का जो चैनल है उस पर मैं अपलोड करा दूँगा। यदि नहीं हो पाएगा तो आप लोग याद दिलाइएगा, ठीक है। आजकल भूलने की थोड़ी सी बीमारी भी हो गई। देखिए, बिहार की जो आय है, इनकम ऑफ बिहार, इसका बिहार की आय कम होने का कारण क्या है, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम है। अब ये पर कैपिटा इनकम क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, ये आपको हम बस पढ़ा दिए हैं कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं। फिर भी इस चैप्टर की बात किया जाए तो इस चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि पीसीआई क्या होता है, ठीक है। अभी समझ लेते हैं हम लोग कि प्रति व्यक्ति आय मतलब क्या, देश के प्रत्येक व्यक्ति की आय कितनी है, प्रत्येक व्यक्ति के आय को हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं कि एक देश में प्रत्येक व्यक्ति एक साल में कितना कमाता है, तो वो उसका प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। कैसे निकाला जाता है इसे हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं और आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। अभी समझ लेते हैं कि बिहार के पीसीआई कम होने के पीछे कारण क्या है भाई, क्यों बिहार के पीसीआई कम है, ठीक है। सबसे बड़ा पहला कारण अशिक्षा, अशिक्षा, ठीक है, पहला कारण। अब ध्यान दीजिएगा, यह पीसीआई का हम कारण आपको बता रहे हैं और यही आपकी गरीबी का भी कारण हो जाएगा कि बिहार गरीब क्यों है, बिहार की गरीबी क्या है, बिहार क्यों गरीब है, इसका भी कारण यही हो जाएगा। 2 क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि आखिर बिहार गरीब क्यों है, बिहार प्रगति जल्दी जल्दी क्यों नहीं कर रहा है, इसके पीछे का रीजन समझिए। सबसे पहले क्या है यहाँ के, अशिक्षा। अब अशिक्षा की बात करें तो आप लोग कहेंगे कि बिहार से ही यूपीएससी टॉपर, आईआईटी टॉपर, बहुत सारे यहीं से एसएससी, बहुत सारे लोग यहाँ से निकल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, निकल रहे पढ़े, कोई बात नहीं, मेहनत कर रहे हैं, निकल रहे हैं। सबसे ज़्यादा यूपीएससी टॉपर बिहार से ही होते हैं, आपको लोगों को पता है ये सारी चीज़। फिर भी हम कह रहे हैं कि अशिक्षा क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 100 लड़का पढ़ता है तो 2 लड़का 3 लड़के निकलते हैं, क्वालिफाई करते हैं। क्यों, इसके पीछे का रीजन यह है कि यहाँ पर जो शिक्षा की व्यवस्था है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, उस शिक्षा की व्यवस्था पर बल नहीं दिया जाता है, वहाँ की जो व्यवस्था है उसमें सुधार नहीं किया जाता है, और यही रीजन रहता है, यही रीजन है कि जिसके कारण बिहार में अशिक्षा की संबंध बना हुआ है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जिसको पढ़ाने का मतलब हम भोजपुरी में बोलते हैं कि लूर, ठीक है, पढ़ाने का तरीका नहीं पता है, लूर नहीं है, वही व्यक्ति यहाँ के टीचर बन जाता है, पढ़ाना शुरू कर देता है, तो शिक्षा व्यवस्था क्या होगा, आगे बढ़ेगा, ठन ठन गोपाल हो जाएगा, यही होगा, ठीक है। तो अशिक्षा के कारण बिहार की ये स्थिति हुई है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सुविधा नहीं है, सिस्टम्स नहीं है, ठीक है। और स्कूल्स की बात की जाए तो सरकारी स्कूल के बारे में आप लोगों से अच्छा कौन जान सकता है, जो जितने भी मेरे बिहार के बच्चे हैं उनसे अच्छा कौन जानेगा। हाँ, सरकारी स्कूल के बारे में आप लोगों से अच्छा कौन जान सकता है, बताइए सरकारी स्कूल की क्या स्थिति है, सरकारी स्कूलों में क्या होता है, आप लोग से ज़्यादा हम नहीं बता सकते हैं। सरकारी स्कूलों में वहाँ पर इतने बच्चे रहते हैं, 2 टीचर, 1 टीचर, 4 टीचर, इस तरह रहते हैं काम, वो भी टीचर बिना काम के, कितना प्रकाश के परिवर्तन के 9 नियम बताने वाले टीचर हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे कुल टीचर यहाँ पर भर्ती हो जाएंगे, ठीक है, पर कम से कम उनको तो ये पता है ना प्रकाश के नियम क्या होता है, बताइए। ऐसे टीचर यदि आ जाएंगे, भर्ती हो जाएंगे कि बोलेंगे कि भाई इतना करो, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, नियम कानून बनाने में पढ़ाना लिखाना कुछ नहीं, तो ऐसे टीचर जब यहाँ पर आएंगे
तो आज शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अशिक्षा को बिहार में जो है वो उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, अशिक्षा को बढ़ावा ना दिया जाए, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, सबसे पहला रीजन ये हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर कुछ मैं अपना सुझाव देना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो पुस्तक से हो गया, आपका सुझाव मेरा यह है कि भाई यह शिक्षित हो कैसे कैसे। यहाँ पर जो शिक्षा या शिक्षक आ रहे हैं उनके पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है? अच्छा देखिए, सुने आप लोग कि 10th स्टैंडर्ड में इतने बच्चे फेल हो गए, 10th स्टैंडर्ड में इतने लोग फेल हो गए, 12th स्टैंडर्ड में इतने लोग फेल हो गए, ऐसे आप लोगों ने सुना है कि 10th में इतने गए, 12th में इतने फेल हो गए, यूपीएससी में इतने 2 निकाले हैं, 3 निकाले हैं, IIT में 5-4 बच्चे ने टॉप किया है, ऐसे सुने हैं। बाकी सब उसमें 4 ही बच्चे एग्जाम दे रहे थे। मान लीजिए 100 बच्चे फेल हो गए 10th में, तो उसमें 100 बच्चे पढ़ने ही एग्जाम दे रहे थे ना। लेकिन कभी आप लोगों ने यह सुना है कि बीएड में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, बीएड के एग्ज़ाम इनका रद्द हो गया, बीएड ये नहीं कर पाए, ऐसा कभी आप लोगों ने सुने हैं? नहीं सुने। बीएड उनको हर हाल में क्लियर करना है, निकाल लेते हैं, हो जाता है, कैसे भी करके निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बीएड निकल जाएगा। और बीएड निकल गया मतलब क्या? शिक्षा की डिग्री मिल गई ना। बीएड निकला तो शिक्षा की डिग्री मिल गई, और जब शिक्षा की डिग्री मिल गई तो चल देंगे शिक्षक बनने, कैसे भी शिक्षा का काम हो जाएगा, कुछ नहीं तो प्राइमरी टीचर बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह इनकी व्यवस्था है। ठीक है, अब यहाँ पर उनकी जो क्वालिफिकेशन है, जैसे प्राइवेट स्कूलों में क्या किया जाता है, प्राइवेट की बात कर लेते हैं यहाँ पर, दोनों में इसलिए वो क्यों आगे है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन, आपका सर्टिफिकेट वैल्यू नहीं रखता है। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो आपके अंदर क्षमता क्या है यह वैल्यू रखता है। ठीक है ना, क्वालिफिकेशन आपका यह देखिए, मान लीजिए कि हम कहते थे कि प्रमाण पत्र हो गया, प्रमाण पत्र क्या करेगा आपका? एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा लाइन कट गया, लाइट चली गई थी तो थोड़ा बंद करना था। देखिए, प्रमाण पत्र आपका क्या करता है? प्रमाण पत्र ये तो निर्धारित नहीं करता कि आपके पास नॉलेज कितना है, ये निर्धारित करेगा, प्रमाण पत्र नहीं करेगा। प्रमाण पत्र बस आपको ये बता दे कि आपने इतना तक पढ़ाई किया है, आप इतना मेहनत किए हैं, प्रमाण पत्र का यह मूल काम हो गया। ठीक है, लेकिन यह कतई निर्धारित नहीं करेगा आपके पास नॉलेज कितना है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि आप इतना तक पढ़े हैं तो आपके पढ़ाई हुए आगे नहीं जा सकते, जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन नॉलेज जो है वो नॉलेज यहाँ पर आपका काम करेगा, नॉलेज आपका मतलब साथ रहेगा, नॉलेज ही आपका सब कुछ रहेगा। अब देखिए, प्राइवेट स्कूलों में क्या किया जाता है ना, वहाँ पर टीचर की जो बीएड की डिग्री है तो बहुत अच्छा है। ठीक, यदि नहीं भी है तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि जो 12th भी पास किया है, ठीक है, उसका इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू तो सरकारी में भी होता है, लेकिन कैसा इंटरव्यू होता होगा तो हम कल्पना कर ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाता है, और इन इंटरव्यू में क्या किया जाता है कि इन इंटरव्यू में उनसे वे सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं, वे सारे व्यवस्थाएं उनसे ली जाती है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। जो व्यवस्थाएं उनके लिए ज़रूरी है और उनके स्कूल के लिए ज़रूरी है, उनको बच्चों को पढ़ा सकते हैं कि नहीं, उनका क्वालिफिकेशन देखा जाएगा कि हाँ कितना तक पढ़े हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं या नहीं, इनके पास नॉलेज है या नहीं, ये सारे चीज़ है तो बहुत अच्छा है, चलिए उनके टीचर में सेलेक्ट कर लिया जाए। ठीक है, उनकी डिग्री मायने नहीं रखती वहाँ पर, उनका क्वालिफिकेशन, उनका जो नॉलेज है वह मायने रखता है, उनका जो शिक्षा है उनके पास में जो ज्ञान वर्तमान में है वो वर्तमान में ज्ञान मायने रखता है। ठीक है ना, आप एक मान लीजिए कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, सारे कंप्यूटर कोर्स के सर्टिफिकेट ले लिए, 96% आपके पास मार्क है। ठीक है, पहुंच गए किसी चीज़ में तो वहाँ पर आपका ये मार्क्स काम नहीं करेगा, ये तो काम करेगा आपका एंट्री के लिए, भाई चलो एंट्री करते हैं। वहाँ पर आपका नॉलेज ही काम करेगा, आपके नॉलेज के अनुसार ही सारे वहाँ पर आपको काम दिया जाएगा या ऐसे व्यवस्थाएं की जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर नॉलेज, आपके पास नॉलेज कितना है। ठीक है ना, इस आधार पर यदि हमारे बिहार के शिक्षकों को चुना जाए तो, और इस आधार पर जो हमारी व्यवस्था है सरकारी स्कूल को बनाया जाए, तो कहीं ना कहीं ये सत्य है कि हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है काफ़ी सुधर सकता है और सुधर भी रहा है धीरे धीरे। ठीक है, जैसे भी हो प्राइवेट
स्कूलों से हो या प्राइवेट टीचरों के माध्यम से हो या हम लोगों के जैसे टीचरों के माध्यम से हो, लेकिन कहीं ना कहीं यह सुधर रहा है, धीरे धीरे प्रगति के राह पर बढ़ रहा है। लेकिन सरकारी स्कूल के बारे में हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे सरकारी स्कूल ख़राब है, कुछ अच्छे भी है, यहाँ पर पढ़ाई की व्यवस्था है, कुछ वहाँ पर संगठन है, नियम कानून है, ठीक है, तो वो भी सही है, लेकिन ज़्यादातर स्कूल तो बिहार में ऐसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ क्या होगी, PCI कम होने का कारण अशिक्षा। क्यों? तो जब बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो अच्छा काम नहीं करेंगे, और जब अच्छा काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा बताइए? PCI बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर तो ये स्कूलों में इनको मजदूर बनाया जा रहा है, ठीक है, कि देश में मजदूरों की कमी ना हो, सारे लोग मजदूरी का काम करते रहें। तो पढ़े लिखेंगे नहीं तो क्या करेंगे? खाची माटी ही नो अंत बच्चा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बच्चों का जड़ मजबूत करने का सबसे उत्तम तरीका है क्या, कि बच्चों उनको 4वीं क्लास से 5वीं क्लास से या छोट से ही उनका पहले ध्यान पढ़ाई की तरफ आकर्षित कराया जाए, पढ़ाई की में लगाया जाए, कि पढ़ने में उनका मन लगे, ध्यान लगे। जब ऐसा होता है ना तो वह खुद पर खुद तैयार हो जाएंगे पढ़ने के लिए, उन्हें पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो समझ जाएंगे कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो हमारे बिहार में तब बच्चे 12th स्टैंडर्ड पास करते हैं, तब उनको समझ में आता है कि हमें क्या करना है, तब पछताते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए था, ठीक है ना, तब उनका बुद्धि जागृत होता है। वही बुद्धि यदि 5वीं क्लास या 4थी क्लास में जागृत कर दिया जाए तो ये व्यवस्था अशिक्षा की उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। तो जितने भी गार्जियंस भी होंगे जो हमारे वीडियो देखते होंगे, उनसे भी मेरा यही आग्रह है कि आप लोग भी कम से कम इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। आप सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने बच्चे पर घर पर तो ध्यान दे सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं ना। उन्हें यह देखिए, कुछ नहीं करना है इसमें, आपको पढ़ाने के लिए हम नहीं कर रहे हैं कि भाई आप पढ़ाइए बच्चों को बैठा कर घर पर, ठीक है। पढ़ाने के लिए तो कोचिंग सेंटर, ट्यूशन है, घर पर पढ़ा रहे तो और भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। हमारे कहने का मतलब यह है कि आप अपने बच्चों को, जितने भी टीचर भी उनको, उनसे भी मैं यह कहना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं आप लोगों को, तो सबसे पहला काम आप क्या सिखाए, क्या पढ़ाए, ये बात की बात है। ये जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उनको सबसे पहला काम कि पढ़ाई के प्रति प्रेम हो जाना चाहिए, लगाव हो जाना चाहिए, ठीक है। पढ़ाई के प्रति क्या हो जाना चाहिए? प्रेम हो जाना चाहिए। जब वो पढ़ाई के प्रति जुट जाएंगे, प्रेम हो जाएगा उनको, तो समझ जाइएगा कि काम हमारा आसान हो गया। अब आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से मेहनत करना शुरू कर देंगे, उन्हें समझ में आ जाएगा कि हमारा लक्ष्य क्या है। सबसे बड़ी कमी है, शिक्षा की सबसे बड़ी कमी है, ये सबसे बड़ी कमी है हमारे बिहार में, ठीक है। क्योंकि इन चीज़ों पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। बच्चा नहीं पढ़ रहा है, क्यों नहीं पढ़ रहा है? मारो पीटो, ये करो वो करो, बोला है कि पढ़ने में मेरा मन नहीं है। काहे नहीं तुम्हारा पढ़ने में मन लगता है, क्यों नहीं लगता है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन उसके सामने रख दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, सबसे पहले उसके जड़ को पकड़ना चाहिए कि जड़, उसका जड़ क्या है, क्यों नहीं मन उसका लग रहा है पढ़ने में, भाई क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है। पढ़ाई ऐसा कुछ काम हमें करना चाहिए, ऐसा कुछ उसके सामने एग्जाम्पल रखना चाहिए, उसे पढ़ाई से प्रेम हो जाए, लगाव हो जाए। और जिस दिन यह काम हो गया ना, उस दिन के बाद आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, खुद पर खुद वह मेहनत करना शुरू कर देगा, बस आपको राह दिखाने की जरूरत रहेगी, ठीक है। लेकिन हमारे बिहार में हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि वो 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं क्या करना चाहता हूं, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ भी हुआ था, सबके जितने भी यहाँ पर बच्चे उनके साथ होता है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे यहाँ ऐसे पहले से उनको निर्धारित कर दिया जाता है कि आपको ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ाई सबका प्रेम करा दिया जाता है, लगन लगा दिया जाता है, तो आप समझ जाइएगा कि मतलब उसका काम हो गया, अब कोई यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं है। वो अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बस आपको रास्ता दिखाना है कि चले भाई ऐसे आपको चलना है, इधर से चलना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, सब काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है अशिक्षा, ठीक है। पहला चीज़ समझ गए आप लोग। तो आप यहाँ पर इतनी ज़्यादा हम बोले, इसके पीछे का रीजन यह है कि आप लोग इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इस चीज़ पर आप लोग ध्यान देंगे ना, देखिए बच्चों के लिए छोटे छोटे बातें ज़रूरी है, ठीक है ना। आप जितने भी मेरे 10th स्टैंडर्ड 12th के बच्चे, वो भी काफ़ी बड़े नहीं हुए, वो भी समझ सकते हैं बात को। छोटे छोटे जो बातें हैं, जो डॉट्स हैं, वही डॉट्स से ये मदद करेगा इस सब काम करने में, वही तो इम्पोर्टेंट है, उसी चीज़ पर ध्यान। हमें क्या होता है ना, बड़े बड़े चीज़ों के चक्कर में ना छोटे छोटे चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, और इसी के कारण यह सब समस्याएं उत्पन्न होती है। उन सब चीज़ों पर ध्यान देना अति आवश्यक है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों पर हम लोग ध्यान देंगे तो हमारा ये व्यवस्था हो जाए। लोग शिक्षित होंगे तो शिक्षित ढंग से सोचने शुरू करेंगे, शिक्षक के रूप से काम करने शुरू करेंगे, तो इस तरह हमारा बिहार का गरीबी भी खत्म होगा, PCI भी बढ़ेगा, और
बिहार जो अत्यंत पिछड़ा के श्रेणी में है उसे कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा। ठीक है, अब धीरे धीरे प्रगति के राह पर है, लोग समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बुझ रहे हैं। ठीक है, एक समय था हमारे बिहार में जब बच्चे जब पढ़ने, कोई बच्चा के अंदर मन में लालसा है कि पढ़ना है, पढ़ने जाना है हमें, तो गार्जियन कहते थे कि नहीं, पढ़ कर क्या करोगे, है चलो काम करो, खेतों में मेरे साथ कुछ 2-4 पैसे आएंगे, पढ़ने लिखने पूरा टाइम जाकर बैठे रहोगे, ऐसे होता है। और एक आज का समय है जिस पर गार्जियन यह कह रहे हैं, भले वो कितने भी अनपढ़ क्यों ना हो, लेकिन यह जरूर कह रहे हैं कि नहीं बच्चा, आपको काम करने की जरूरत नहीं है, पढ़ने जाओ। ठीक है, आप ये काम करो, पढ़ो। कहीं ना कहीं हमारे बिहार के जो लोग हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, उनके अंदर ये समझ आ गया है कि हाँ, हमें पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, स्टडी इम्पोर्टेंट है, शिक्षा ज़रूरी है। देश को आगे बढ़ाने, समाज को आगे बढ़ाने, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा अति ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये समझ चुके हैं, तभी तो कह रहे हैं भाई कि सबसे पहले क्या, पढ़ाई करो, काम धंधा बंद करो, काम धंधा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है, इससे और भी अच्छा है, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो और भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो मैं मुझे पता है कि आप लोग को ये समझ में आ गया कि अशिक्षा क्या है, शिक्षा क्या है। दूसरा चीज़ लिया जाए तो गरीबी। बहुत सारे गरीबी ऐसा चीज़ है कि गरीबी के कारण हमारे बिहार का विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, गरीबी के कारण लोग गरीबी में रहकर विकास नहीं कर पाते हैं, कोई निकल जाता है, कोई यहीं पर रुके रह जाता है, क्योंकि सभी सक्षम नहीं होते हैं गरीबी के साथ लड़ने के लिए। ठीक है, गरीबी के साथ 100 में 2 ही 5 10 लोग लड़ते हैं, गरीबी के साथ लड़कर आगे बढ़ते हैं, सभी सक्षम नहीं है गरीबी के साथ लड़ने में। ठीक है, तो गरीबी कहीं ना कहीं पीसीआई पर प्रभाव डालते हैं। गरीबी पीसीआई कम होने के मतलब ही कि गरीब। ठीक है, यह गरीबी सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब बिहार को पिछड़ा ले जाने में। तीसरा जो है, बिहार के उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति, इससे बिहार काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहता है। बाढ़ की स्थिति से क्या होता है कि बिहार की जो फसलें होती है वो सारे बर्बाद हो जाती है, काफ़ी लोग की जो अन्न धन जन सबकी हानि होती है यहाँ पर, किससे, बाढ़ की स्थिति के कारण। ठीक है, पूरा उत्तरी बिहार जलमग्न हो जाता है कुछ समय, और उसके बाद हमारे बिहार में बाढ़ आना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो वहाँ पर बाढ़ के पानी है उसे कैसे किसी दूसरे एरिया में भेजा जाए, कौन सी नाल बना जाए, कैसे किया जाए, इन चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक है, तब हमारे बिहार का विकास संभव है या पीसीआई बढ़ेगा। ठीक है, चौथा चीज़ की बात किया जाए तो हमारे बिहार में जो जब झारखंड बिहार के साथ में था तब तो उस समय तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, ठीक ठाक था। लेकिन जब झारखंड अलग हुआ, जितने भी कल कारखाने थे बिहार में, जितने भी कंपनियां थी, उद्योग कंपनियां, वो सारे कंपनियां झारखंड में चली गई। बिहार के पास बचा तो बस 4 नदी बचा बिहार के पास। ठीक है, जो 4 नदी, कोसी नदी, सोन नदी, यही ब्रह्मपुत्र, यही 4 नदी बिहार में बचा। और इसी नदी से बिहार के मतलब उम्मीद लड़ी थे। अब बिहार के पास में ये नदी के साथ में कुछ संस्कृति बची थी, कुछ सभ्यताएं बची थी, जो बिहार के आगे बढ़ाने में मदद कर सकती थी या बिहार के लिए ज़रूरी थी। ठीक है, तो इसी से बिहार अपना विकास कर रहा है। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि बिहार में भी 1-2 कंपनी स्थापित की जाए, 1-2 कल कारखाने लगाए जाए, जैसे यहाँ की युवाओं को नौकरी मिल सके, यहाँ की युवा कार्य कर सके। इससे हमारे पीसीआई बढ़ेगा, बिहार का पीसीआई बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा। इससे हमारा बिहार जो अत्यंत गरीबी से उभर कर आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, और बात किया जाए तो यहाँ पर जो व्यवस्था है, देखिए यहाँ के जो गवर्नमेंट है उसे भी थोड़ा सा नौकरी से बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसके कारण भी बहुत सारे लोग यहाँ पर बेरोजगार हैं। बिहार में बेरोजगार घूम रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। इधर युवा दल के बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, बहुत लोग। ये तो केवल बिहार की समस्या नहीं है, ये तो पूरे देश की समस्या है। फिर भी बिहार में कुछ ज़्यादा ही है। ठीक है, बिहार और उत्तर प्रदेश में, तो इन चीज़ों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, इससे भी पीसीआई बढ़ेगा। ठीक है, और अंतिम बात हम कहना चाहते हैं इसमें बिहार के बारे में, तो उसमें सबसे पहला मिलता है कि गरीबी को जन्म देती है। गरीबी को जन्म देती है। अब ये आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि गरीबी को जन्म देती है कैसे। ठीक है, गरीबी को जन्म देती है कैसे, गरीबी को जन्म कैसे देती है, ये आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। अब ध्यान समझिएगा, इसका आंसर बहुत सटीक हम समझाते हैं आपको। ये जो अशिक्षा है ना, यही इसका आंसर है। और प्लस शिक्षा कैसे आंसर होगा, ध्यान समझिएगा। गरीबी को क्यों जन्म देती है, ऐसा क्यों कहा गया है, ध्यान से समझिए। तो इसके पीछे का रीजन है कि हमारे बिहार में बहुत सारे लोग गरीब हैं
और गरीब होने के कारण उनके पास अशिक्षा नहीं है, ठीक है, शिक्षित नहीं है। और शिक्षित नहीं तो वो एक ही चीज़ उनके माइंड में चलता है कि मेरे बहुत सारे लड़के हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, बच्चे लिखते हैं, बच्चे हो जाएंगे तो वे बच्चे बड़े होंगे, कमाएंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो हम धनी हो जाएंगे, ठीक है। ये इनका मानसिकता रहता है। और इसी के कारण उल्टा होता है, क्या बच्चे तो हो जाते हैं, मतलब क्या अशिक्षित लोग 12 बच्चे, 10 बच्चे, 8 बच्चे इस तरह पैदा कर लेते हैं, पैदा हो गया इतने बच्चे। और ये बच्चे क्या करते हैं कि इन बच्चों को पहले से गरीबी है, खाने के लाले पड़े हुए हैं। अब इन बच्चों की व्यवस्था कहाँ से की जाए, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, अच्छे माहौल की व्यवस्था हो सकता है, संभव है नहीं है, ठीक है। और इस कारण से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे वो रहते हैं उसी तरह छोटा मोटा काम करते हैं, इधर कचरा बटोरते हैं, ये वो फलान टगनी सब कामें करते रहते हैं। और इन सब कामों से करके कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं, कुछ हद तक पैसों को इकट्ठा करते हैं, काम करते हैं। और इस कारण से जब वो बड़े होते हैं तो उनका भी, जैसे कि अभी एक थे, ठीक है ना, एक हुए और इनके हो गए, चलिए 6 बच्चे हो गए, ठीक है। अब 6 बच्चे जब बड़े होंगे तो इनके अशिक्षित, ये भी अशिक्षित हो गए क्योंकि पढ़ाने के लिए पैसा रुपये ये सब कुछ नहीं था, तो ये भी अशिक्षित हो गए। और जब ये अशिक्षित हुए तो ये भी, जो ये अशिक्षित हुए तो ये भी, इनका भी जब विवाह शादी होगा तो ये भी अब उसी गरीबी से जूझ रहे हैं, ठीक है। पहले एक गरीब था और 6 गरीब हो गए, ठीक है। एक उदाहरण बस दे रहा हूँ। अब यही आगे चलकर क्या हो जाएगा कि आगे चलकर ये 6 गरीब, इनका भी परिवार बढ़ेगा तो ये 6 गरीब से आगे चलकर ये अपना भी 6 गरीबी कर लेंगे। तो इस तरह यह गरीबी को बढ़ावा देता चला जाएगा लंबा समय तक। तो इसलिए कहा जाता है कि गरीबी को जन्म देती है, ठीक है। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। यदि शिक्षित रहेंगे तो उन्हें पता है कि एक ही बच्चा होगा, उसे पढ़ा लिखा कर अच्छे से उसका व्यवस्था करके हम आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर वो अच्छा पद पर जाएगा, तो ज़्यादा आमदनी होगा, ज़्यादा पैसा कमाएगा, हम लोग का जीवन सुधर जाएगा, उसके बाद बच्चे पैदा करते रहेंगे, ठीक है। तो ये व्यवस्थाएँ है यहाँ पर, ठीक है। आगे समझ में, तो यह बिहार के जो इनकम है, इनकम के जो लॉस है, इसके कारण होता है। अब बात करते हैं उच्च प्रति व्यक्ति आय। तो उच्च प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है गोवा। गोवा जो है उच्च प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। क्या वो कोई प्रॉब्लम हुई क्या? ये गोवा जो है उच्च प्रति व्यक्ति वाला आय है। क्यों भाई? तो गोवा की व्यवस्था कुछ ऐसी है, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर उच्चतम, ध्यान दीजिएगा, गोवा के बारे में बात करें तो उच्चतम पूंजी निर्माण की दर है, उच्चतम पूंजी निर्माण दर, ठीक है। गोवा में उच्चतम पूंजी निर्माण दर है। मतलब क्या, यहाँ पर कोई भी काम, यहाँ पर गोवा में ज़्यादातर शिक्षित लोग हैं, गोवा में ज़्यादातर शिक्षित लोग हैं। तो ये शिक्षित लोग क्या करते हैं, उच्चतम पूंजी के निर्माण करते हैं। मतलब ये शिक्षित लोग जो है, इनको पता है कि कैसे हमें अपना जीवन निर्वाह करना है, कैसे करना है। और शिक्षित होने के कारण जो कोई भी काम करते हैं तो उसमें इनको मोटे तौर पर पूंजी का निर्माण होता है, फायदा होता है। पूंजी का फायदा, इसलिए इसका प्रति व्यक्ति आय अधिक हो जाता है। जबकि निम्नतम प्रति व्यक्ति आय वाला की बात करती है आपका हो जाएगा बिहार। तो यहाँ पर जो उच्चतम निम्नतम पूंजी निर्माण है, ठीक है। गरीबी होने के कारण यहाँ पर बहुत कम लोग कमाते हैं, जिसके चलते यह निम्नतम की तरफ चला गया, न्यूनतम की तरफ चला गया, कम से कम की तरफ चला गया, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, तो देश में आय के निर्धारण करने वाली संस्था। तो देश में आय की गणना करने वाली जो संस्था होती है वह है आपका, ध्यान से समझिएगा, DES, शॉर्ट में बोल सकते हैं, ठीक है। DES, डायरेक्ट इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये आपकी संस्था होती है, ये जो है आय का निर्धारण करती है। कहाँ? पूरे देश में आय का निर्धारण करती है। और इस संस्था के अनुसार 16 सितंबर 2008 को चंडीगढ़ का प्रति व्यक्ति आय PCI 70,361 बताया गया, तो सबसे ज़्यादा
ठीक है, कि 28 राज्य है, 28 राज्य में 7 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 7 केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो ये चंडीगढ़ का जो PCI है 7 केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक है 70,361, ठीक है। और गोवा की PCI बात करें तो गोवा सबसे विकसित राज्य माना जाता है, तो इसका जो PCI है 54,850 है। गोवा का PCI कितना है? 54,850 है। और दिल्ली का PCI 50,565 है, ठीक है। दिल्ली का PCI 50,565 है, गोवा का 54,850 और दिल्ली का 50,565 है, ठीक है। तो ये याद करने लायक चीज़ है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये याद करने लायक है तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, ये देखिए राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। अभी ये भी हम पीछे पढ़ा चुके हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे यहाँ पर है जो अपना अपना मत देते हैं, ठीक है। तो इनका भी मत हम लोग समझेंगे। क्लास स्टार्ट है 12 बजे से ही, ध्यान दीजिएगा आप लोग। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय, जिसका भी क्लास छूटा होगा पीछे ना, आप लोग जब खत्म होगा वीडियो अपलोड होगा तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। और आज हम बिना बताए हम आज बिना बताए आ गए थे, ठीक है। हम बिना बताए ही आ गए थे और 2 दिन से बोल रहे हैं कि आएंगे, लाइव आएंगे, नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स हो जा रही है कहीं ना कहीं, इसके कारण हम नहीं आ पा रहे थे। और आज आए हैं लाइव और लगातार हम लोग का क्लास चलता रहेगा। कल के लिए, कल क्या होगा, लाइव आएंगे कि नहीं, इसका मैसेज मैं अपडेट कर दूंगा कम्युनिटी में। और आज का क्लास तो चल ही रहा है और उसके बाद परसों तो पक्का लाइव आने वाले हैं, ओके, ठीक है। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, ध्यान समझिएगा। तो ये देश के, ध्यान दीजिएगा, देश के अंदर जितने भी कार्य होते हैं, देश के अंदर जितने भी वस्तुएं होती है, सभी वस्तुओं के, सभी लोगों के इनकम के एक आकलन निकाल लिया जाता है पूरे देश के, तो उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। अब राष्ट्रीय आय के अलग अलग मत, अलग अलग इकोनॉमिस्ट के द्वारा अलग अलग यहाँ पर आपका दिया गया है मत, जिसे समझ लेते हैं। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं कि देश के अंदर जितने भी सेवाएं हैं, भौतिक और अभौतिक जितने भी सेवाएं हैं, उनसे प्राप्त जितने भी इनकम है, उन सभी इनकमों का योग आपका राष्ट्रीय आय कहलाता है, इनके अनुसार, याद रखिएगा। प्रोफेसर अल्फ्रेड क्या कहते हैं कि देश के अंदर जितने भी आपका इनकम है, वह इनकम आपका भौतिक वस्तु या अभौतिक वस्तु जिससे भी प्राप्त होते हैं, वो सभी वस्तुएं का आय आपका क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार, ठीक है। आप लोग का ये टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसका सब सारे हम डाल देंगे, जिससे आप लोग वहाँ से लिख लीजिएगा। यहाँ पर हम नहीं लिखे हैं, थोड़ा सा जल्दीबाजी में नहीं लिख पाए, समय कम मिला हमें, ठीक है। प्रोफेसर पिगू के अनुसार देखा जाए तो ये भी, इनका भी कहना यही है कि देश के अंदर जितने भी वस्तु उनसे प्राप्त आय और साथ में ये विदेशी आय को भी सम्मिलित करते हैं, विदेशी आय को भी सम्मिलित करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। प्रोफेसर पिगू क्या करते हैं कि ये अपने ही देश के केवल जोड़ते हैं और इनके अनुसार राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है कि अपने देश के जितने भी आय हैं, जितने भी वस्तु से प्राप्त आय हैं, वो सभी आय के साथ जो विदेश ले आए, मतलब मान लीजिए कोई विदेश गया कमाने, तो वहाँ से जो पैसा भेज रहा है तो वो भी तो हमारे देश में ही आ रहा है, तो पिगू ने उसे भी जोड़ दिया, ठीक है। उन सबका योग इन्होंने कहा कि यह आपका राष्ट्रीय आय होता है, ठीक है। तीसरा की बात कर लें हम लोग प्रोफेसर फिशर की, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, अच्छा जा रहा है ना, नेटवर्क थोड़ा डाउन हुआ है। नेटवर्क थोड़ा सा डाउन हुआ है तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना, ऑडियो वीडियो एक मैसेज कर दीजिए, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग प्रोफेसर फिशर के बारे में समझते हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हमारे देश के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं जो शुद्ध हैं,
हमारे देश के अंदर वे सभी वस्तुएं जो शुद्ध है और जिसका हम एक वर्ष में उपयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसका हम एक वर्ष के अंदर उन वस्तुओं का उपभोग करते हैं तो वह राष्ट्रीय आय कहलाता है, नेशनल इनकम कहलाता है। ठीक है, प्रोफेसर फिशर के अनुसार। प्रोफेसर केन्स क्या बताते हैं, इन्होंने कहा कि उपभोग की जो व्यक्ति है, ध्यान दीजिएगा, उपभोग व्यय जो वस्तुओं को हम उपभोग करें उसका जो खर्च है वह और विनियोग का जो खर्च है, इन दोनों का योग आपका राष्ट्रीय आय कहलाता है, प्रोफेसर केन्स ने कहा। और प्रोफेसर केन्स का एक फार्मूला है, इन्होंने दिया है कि y बराबर C प्लस आई। फार्मूला को याद कर लीजिएगा बच्चे, ये एग्जाम में आप लोगों का पूछता है कि प्रोफेसर केन्स की जो फार्मूला देता है, पूछेगा कि ये फार्मूला किसके अनुसार दिया गया है, तो प्रोफेसर केन्स याद रहेगा ना, ये लगभग पूछ देता है हर साल, इसे आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पर आपका हो जाता है वाई का मतलब हो जाएगा राष्ट्रीय आय, और सी का मतलब होता है उपभोग व्यय जो हम यूज करते हैं वह, और आई का मतलब हो जाता है विनियोग होता है। आई का मतलब क्या होता है, विनियोग हो जाता है। तो प्रोफेसर केन्स के जो द्वारा जो दिया गया वह आपका व्यय और आय के उपभोग व्यय और विनियोग के योग को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब राष्ट्रीय आय की धारणा हम लोग करें, राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे, धारणा करेंगे तो तीन ही प्रकार से होता है, जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी। ये सभी चीज़ आपको मैं पढ़ा चुका हूँ पहले ही चैप्टर में, सारे वहाँ पर थोड़ा थोड़ा आया था तो हम वहाँ पर पूरा डिटेल्स में क्लियर कर दिए थे, और सभी चीज़ आपको अगले अगले चैप्टर में करके पढ़ना है। मतलब इस तरह हम 3 ही चैप्टर तक लगभग क्लियर कर चुके थे। देखें तो आप लोग जो बच्चे नए होंगे वो अभी तक ले मेरे क्लास ज्वाइन नहीं किए होंगे पीछे का, तो आप लोग देख लीजिए सारे टेस्ट स्टैंडर्ड के लेवल पर जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका कोई क्लास नहीं होता है, जरूरी नहीं कि भाई 10th क्लास के लिए तो 10th क्लास के ही बच्चे इसे यूज करेंगे, 10th क्लास के ही बच्चे पढ़ेंगे केवल। ठीक है, ये हमारे देश के बारे में है, सब चीज़, हर चीज़ का नॉलेज रहना चाहिए भाई। जीवन मिला है तो सब कुछ सीख लो, सब कुछ पढ़ लो, फिर पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन पढ़ेगा कि नहीं, भाई जानकारी रहेगी कि नहीं रहेगी। ठीक है, राष्ट्रीय आय की धारणा, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में बोलते हैं, जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, और ये एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर ये आपको बस नाम से हम चर्चित कराए हैं, परिचित कराए हैं, इसका उल्लेख हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आज देखिए 2 दिन से हम बोल रहे थे कि नहीं लाइव आएंगे, नहीं आ पा रहे थे, और आज भी नहीं आते तो बच्चों के माइंड में कहीं ना कहीं बैठ जाता है ऐसा कि सर बोलते हैं लाइव नहीं आते, केवल बोलते ही रहते हैं। तो इसलिए आज मुझे लाइव आना ज़रूरी था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको चैप्टर की शुभ आरंभ कर दिया हूँ। तो आप लोग पीडीएफ का हम देख रहे हैं, पीडीएफ डाल देंगे कल तो क्लास बंद रहेगा तो कल ही पीडीएफ हम प्रयास करेंगे कि हो जाए, मिल जाए। ठीक है, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज बस इतना तक हम रहने देंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और सारे चीज़ क्लियर करते हैं। ज़्यादा 3 चैप्टर नहीं चलने वाला है, पहले चैप्टर जैसा नहीं चलेंगे, क्योंकि पहले चैप्टर लंबा इसलिए हो गया था क्योंकि उसमें हम पहले चैप्टर में ही सारे चीज़ पढ़ा दिए थे। ठीक है ना, जो टॉपिक आता था खींच कर पढ़ा देते थे। ठीक है, तो इस कारण से वो चैप्टर लंबा हो गया, लगभग 3 चैप्टर के बराबर हो गया है। ओके, तो बच्चे आप लोग देख लीजिएगा इसे, और जितने भी बच्चे मेरे जुड़े हैं, ठीक है, और जो नहीं जुड़े हैं वह अगले लाइव क्लास में ज़रूर जुड़ जाइएगा, जो भी देखेंगे बाद में। ओके, धन्यवाद। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अच्छे से पढ़िए क्योंकि इस बार आप लोगों का अच्छे नंबर आना चाहिए। ठीक है, मेहनत कीजिए, जो भी नहीं समझ में आएगा आप लोग पूछ सकते हैं यहाँ पर, और इसमें आपको कुछ लेना है तो स्क्रीनशॉट लेकर अपना काम कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि जो भी है आपको समझ में आ रहा है। हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले इन सभी से पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक मैं लिखा हूँ आर्थिक विकास का। ठीक है, आप लोग को दिखाई दे रहा हो या नहीं दे रहा हो तो सुनिए, आर्थिक विकास का। आर्थिक विकास के बारे में हम लोग पिछले दूसरे क्लास में या पहले क्लास में पढ़े थे कि आर्थिक विकास क्या होता है। ठीक है, तो आर्थिक विकास क्या है, देखिए आर्थिक विकास अर्थ हुआ कि देश के लिए यदि विकास हो या कोई संस्था के लिए विकास किया जाए तो उन सभी सिस्टम्स को हम क्या बोलेंगे, आर्थिक विकास हो रहा है, मतलब विकास हो रहा है। अब आर्थिक विकास जो है सभी अलग अलग मेंबर के लिए, अलग अलग लोगों के लिए आर्थिक विकास अलग अलग होता है।
जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पर मैं आपको एक एक एग्जांपल देकर समझाया था। एग्जांपल के लिए हम बात करें तो मान लीजिए कि कोई किसान है, तो किसान के लिए आर्थिक विकास क्या होगा, तो मतलब किसान के लिए आर्थिक विकास यही ना होगा कि उसकी जो खेती करने की व्यवस्था है वो अच्छी कर दी जाए, उनके जो सिंचाई की व्यवस्था है वो अच्छी कर दी जाए, ये सब उसके लिए क्या होगा। यदि ऐसा हो जाता है तो वो क्या कहेगा कि हमारा देश प्रगति कर रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और एक बिजनेसमैन के लिए क्या चाहिए, तो उसके लिए उद्योग के जो व्यवस्थाएं है, बिजली व्यवस्था, इन सब चीज़ों का मतलब ध्यान रखना होगा। तो उनके लिए हम क्या कहेंगे कि उनके जो आर्थिक विकास अच्छा हो रहा है, ठीक है। और सही है, सभी लिंक को शेयर कर दीजिए सभी जगह पर, क्योंकि हम कहीं भी शेयर नहीं किए हैं, ठीक है। हेलो, लिंक को शेयर कर दीजिए, क्लास का लिंक का जो है शेयर कर दीजिए सभी लोग को। सभी लोग को हम मैसेज भी नहीं किए थे कि आज क्लास लाइव होने वाला है, ठीक है। इसलिए सभी लोग को पता भी नहीं होगा कि क्लास होगा या नहीं होगा, ठीक है। फिर भी ऐसे हम बोले थे कल के क्लास में कि कल लाइव हम आएंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा इस लिंक को शेयर कर दीजिए बाकी सब लोगों के लिए, कि सभी लोग मतलब आ जाए जल्दी से, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे। चलिए आइए, तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर सर्वाधिक आर्थिक आय की बात करें। आर्थिक आय मैं आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा कि आर्थिक आय क्या है। आर्थिक आय क्या है, तो आर्थिक आय यानी आर्थिक विकास, आर्थिक विकास की हम बात करें तो अलग अलग लोगों के लिए आर्थिक विकास अलग अलग होता है। किसान के लिए अलग होता है, बिजनेसमैन के अलग होता है। हमारे लिए हमारे जो पढ़ाने की व्यवस्था है वो अच्छी कर दी जाए, साधन व्यवस्था है कुल सभी अच्छी कर दी जाए, तो हमारे लिए क्या कहलाएगा, आर्थिक विकास कहलाएगा, ठीक है। मतलब आर्थिक विकास सभी लोगों के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए हम बात करते हैं अपने राष्ट्रीय आय की। सबसे पहले हम समझ लेते हैं राष्ट्रीय आय, ठीक है। उसके बाद बाकी सभी चीज को समझेंगे कि ये कैसे होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय क्या कहता है, नेशनल इनकम, जिसे शॉर्ट में हम NI लिखे हैं, ठीक है। शॉर्ट में क्या लिखे हम, NI लिखे हैं। फोन नंबर 2 चलिए हम बात करते हैं आगे, ठीक है। लिंक को हम डाल देते हैं ग्रुप में, टेलीग्राम के जो चैनल है उसमें। इस समय बहुत ज़्यादा लग रहा है, हम बाद में इस पे करते हैं, आप लोग देख लीजिए जल्दी जल्दी। आइए हम यहाँ पर बात करते हैं राष्ट्रीय आय क्या है, NI। राष्ट्रीय इनकम किसे कहते हैं, किसी देश के लिए उत्पादन। देखिए यहाँ पर ये आपका VVI क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये आपका जो है VVI क्वेश्चन के रूप में देखा जाएगा, कौन से राष्ट्रीय आय, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में इससे पूछ चुका है, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। तो राष्ट्रीय किसी देश की उत्पादन व्यवस्था से अंतिम उपभोक्ता को, ध्यान दीजिए, किसी देश के उत्पादन व्यवस्था मतलब देश के उत्पादन करने का जो सिस्टम्स है, व्यवस्थाएं है, तो उन उत्पादन व्यवस्था से अंतिम उपभोक्ता के हाथों में जाने वाली वस्तुएं या देश के जो पूंजीगत है, जो पूंजीगत व्यक्ति है, उन्हें संसाधनों से विशुद्ध जोड़ दिया जाए, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं, NI बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से शॉर्ट में समझा जाए तो नेशनल इनकम किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो पूरे भारत के अंदर जितने भी मतलब GDP है, मतलब जितने भी उत्पादन है, उनको जो पूंजीगत साधन से जो विशुद्ध इनकम आ रहा है, उनको दोनों को आपस में जोड़ देने से जो प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, NI बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट परिभाषा है आपके लिए, एग्जाम के लिए, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सो आप लोग इसे देख लीजिएगा, ठीक है। अब आइए यहाँ से हम लोग का क्लास शुरू होता है। आज GDP क्या है, GNP क्या है, इन चीज को समझते हैं। GDP सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, GDP। जैसे कि मैं अपने चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन होता है उसमें मैं एक क्वेश्चन डाला था कि हमारी भारत की GDP कितनी है, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा कि हमारी भारत की GDP कितनी है, वहाँ पर आप लोग के लिए मैं व्यवस्था किया था कि वहाँ पर भारत की हमारी GDP कितनी है। तो भारत की हमारी GDP आप लोग याद रखिएगा 147.54, ठीक है, हमारी भारत की GDP है, ठीक है। उसमें मैं ऑप्शन बनाया था, तो उस ऑप्शन में आप लोग देखे होंगे कि कौन सा सही है क्या है, ठीक है।
तो आइए हम बात करते हैं कि जीडीपी आखिर होता क्या है, जीडीपी का मतलब क्या है। ठीक है, तो जीडीपी का फुल फॉर्म की हम बात करें तो जीडीपी को हम लोग कहते हैं, जीडीपी को कहते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसका अर्थ क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसके हिंदी क्या होता है। ग्रोस डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब घरेलू होता है। ठीक है, तो घरेलू प्रोडक्ट मतलब घरेलू उत्पादन। ठीक है, घरेलू उत्पादन, घरेलू उत्पादन क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि हम लोग अपने घर में अपने घर के अंदर के उत्पादन, जैसे घर में हम कोई भी चीज़ की उत्पादन करें तो क्या कहलाएगा, घरेलू उत्पादन कहलाएगा। ठीक है, तो जीडीपी का मतलब क्या होगा कि हमारे देश के अंदर, देश के सीमा के अंदर कोई भी वस्तु की उत्पादन की जाए, उन उत्पादनों से जो आय प्राप्त होता है, उन आय को हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। सिंपल सा बात कि हमारे देश में एक वर्ष में जितना भी आय उत्पन्न होता है, जितना भी आय मिलता है, उस आय को हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे जो वित्तीय व्यवस्था है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च जो होता है, वित्तीय व्यवस्था है कि 1 अप्रैल से शुरू होता है 31 मार्च तक होता है अगले साल के। ठीक है, 1 अप्रैल से नया वर्ष शुरू होगा तो 31 मार्च तक चलता है। तो इसी में जीडीपी निकलता है कि 1 अप्रैल से जो 31 मार्च के बीच में जितना भी उत्पादन हुआ, जितना भी उत्पादन किया गया, उन उत्पादन से जो आय प्राप्त होगा, उन उत्पादन से जो आय प्राप्त किया जाएगा, उस आय को हम क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में ना, जीडीपी क्या होता है। सिंपल सी भाषा में हम बात करें कि जीडीपी क्या होता है, तो एक किसी भी देश के एक वर्ष में, पूरे एक वर्ष में जितना भी आय प्राप्त होता है, उन आय या उन वस्तुओं के संग्रह को हम क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे। ठीक है, उन वस्तुओं के मूल्य को क्या कहेंगे हम लोग, जीडीपी कहेंगे। सिंपल सी बात है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलेंगे। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पर। चलिए, जीडीपी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं जीएनपी। अब जीएनपी क्या होता है, तो सिंपल सी भाषा है कि जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी को हम क्या बोलेंगे, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बोलेंगे। जीएनपी को क्या बोलेंगे, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बोलेंगे। अब ये ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़िए, इसे ध्यान से समझिएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और कल के क्लास में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और एक क्लास लेंगे तो हमारा ये चैप्टर खत्म होगा। जीएनपी आप समझ आ रहे हैं कि जीएनपी क्या होता है। जीएनपी मतलब होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जैसे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हुआ घरेलू उत्पादन, वैसे ये नेशनल राष्ट्रीय उत्पादन बोला जाता है। ठीक है, कौन सा, जीएनपी राष्ट्रीय उत्पादन। तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है, अलग नहीं है, बस इसमें है क्या, तो कुछ चीजें अलग है, ध्यान समझिएगा कि भारत में जो विदेशियों के द्वारा प्राप्त आय है, जो विदेशियों के द्वारा आय प्राप्त किया गया भारत में, उसको क्या किया जाएगा, घटा दिया जाएगा। मतलब क्या, पहले देखिए कैसे ऐसे निकाला जाता है कि हमारे भारत में, ध्यान समझिएगा, हाँ चलिए सब लोग अच्छे से समझिए इसे। हमारे भारत में सबसे पहले जीडीपी निकाल लिया जाएगा। जीएनपी निकालने के लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले हमें जीडीपी चाहिए। जीडीपी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जीडीपी से हमारे सबसे ज्यादा मतलब हमारे भारत के या कोई भी देश का आय निकलता है घरेलू उत्पादन से। ठीक है, तो सबसे पहले हम जीडीपी को निकालेंगे, और जीडीपी में से क्या करेंगे कि भारत में जो विदेशी द्वारा प्राप्त है, यानी भारत में जो विदेशी आते हैं हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ से जो पैसे रुपए कमा के ले जाते हैं, उस आय को घटा देंगे। और जो भारतीय लोग, मान लीजिए कि हम भारत में जो विदेशी आते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से पैसे रुपये को ले जाते हैं, उठाते हैं पैसे रुपये को लेकर यहाँ से आ जाते हैं, कहाँ, अपने देश में। तो जितना भी हमारे यहाँ से वो अपने आय को ले जाते हैं, उस आय को इसमें से जीडीपी में से घटा देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे कि भारतीयों के द्वारा जो आय प्राप्त होता है, उस आय को हम इसमें बने भारत, जैसे मान लीजिए कि विदेश के लोग, दूसरे देश के लोग हमारे भारत में आकर पैसा कमाते हैं, तो हमारे देश के लोग भी तो दूसरे देश में जाकर पैसा कमाते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्या हमारे यहाँ से जो पैसे कमा कर ले जा रहे हैं उसको घटा देंगे, किसमें से, जीडीपी में से। और जो हमारे देश में दूसरे देश से पैसे कमाकर ला रहे हैं लोग विदेश जाकर, तो उस आय को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो जो इससे प्राप्त होगा वह जीएनपी कहलाएगा, सिंपल भाषा में। ठीक है,
मतलब क्या हम करेंगे कि जीडीपी जीएनपी क्या होता है, तो हमारे जीडीपी में से हमारे भारत से कमा कर ले गए धन को घटाएंगे और भारत में कमा कर ले आए धन को जोड़ देंगे, तो उससे प्राप्त होगा हमारा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसे हम एक समीकरण के रूप में लिखें यहाँ पर, इक्वेशन के रूप में, कि जीडीपी इक्वल टू जीएनपी इक्वल टू जीडीपी माइनस देश में विदेशी आय, जीडीपी में से देश में जो विदेशी आय गया उसे घटाएंगे और विदेश से भारतीय द्वारा प्राप्त आय को जोड़ देंगे, तो इससे प्राप्त हो जाएगा हमारा जीएनपी। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एनएनपी को समझते हैं। एनएनपी क्या होता है, ये सारे चीज को आपको समझ लेना, ये इतना तो नहीं आपके बुक में, फिर भी इतना समझ लें, थोड़ा थोड़ा दिया गया है, ठीक है, लेकिन जो भी हम चीज पढ़ें थोड़ा अच्छे से पढ़ें ताकि हमारा जो जनरल नॉलेज भी है और हमारे जो मतलब वर्तमान की स्थिति। और जीडीपी, देखिए जीडीपी तो सबसे फेमस हो गया था ये कोरोना काल में, फिर भी बहुत सारे लोगों को जीडीपी के बारे में नहीं पता था, तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर जीडीपी को समझ लिए क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है कौन भाई, कोई बात नहीं। एनएनपी क्या होता है? एनएनपी का पूरा नाम होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट, नेट मतलब का मतलब एक नियत, ठीक है, नेट मतलब इक्व नियत, मतलब का कि हम एक एक पैसा का हिसाब कर लो, नेट बोला जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट बोला जाता है एनएनपी को। अब ये कैसे निकालता है? सिंपल सी बात है भाई कि जो जीएनपी निकला हमें, जो जीएनपी को हम प्राप्त किए उसमें से जो मूल ह्रास हुआ उसको घटा देंगे, जो उसमें से मतलब घाटा हो रहा है या उसको हम क्या करेंगे, ठीक है पढ़ते हैं यहाँ पर, उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो वह क्या कहलाएगा, जीएनपी कहलाएगा। सिंपल सी बात है भाई कि जीएनपी में से एनएनपी निकालने के लिए नेट मतलब का शुद्ध, नेट मतलब शुद्ध हो गया यहाँ पर, तो शुद्ध राष्ट्रीय आय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, शुद्ध राष्ट्रीय आय, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जीएनपी जो है उसमें से जो मूल ह्रास है उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, जो उसमें से मूल ह्रास है उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो उससे प्राप्त हो जाएगा हमारा एनएनपी। सिंपल सी बात है, ठीक है। एनडीपी की बात करें तो सिंपल सी बात है भाई, एनडीपी जीडीपी में से मूल ह्रास को निकाल दिया जाएगा, तो एनडीपी प्राप्त हो जाए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है, शुद्ध घरेलू उत्पाद कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, जो जीडीपी है, जीडीपी में से जो भी मूल ह्रास है, जो भी बेकार है, उसे हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, एनडीपी कहेंगे, ठीक है। आगे समझ में कोई दिक्कत यहाँ पर? राष्ट्रीय आय में आप लोगों को समझा चुका हूँ, बहुत काफी ज्यादा सिंपल चीज है, आज आप लोग को ये सारे चीज क्लियर कर लेना है। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे पूछेगा, ये फुल फॉर्म भी पूछ सकता है एग्जाम में कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, और ये एनएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ से क्लियर करते चलिएगा। अब आइए कुछ हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय के वितरण क्षेत्र के। इसके बारे में मैं आपको दूसरे या पहले क्लास में मैं आपका क्लियर कराया था, राष्ट्रीय आय का वितरण, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा रिविजन करते रहिए, पीछे से आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और कल के लाइव क्लास में मैं इसे प्रयास करूंगा खत्म हो जाए, ठीक है। आज थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, फिर भी मैं यहाँ पर आज लाइव आया हूँ आप लोग के लिए, यहाँ पर क्लियर हम कर रहे हैं, ठीक है, एक एक चीज़ को। तो आइए हम यहाँ पर बात करते हैं राष्ट्रीय आय का वितरण। राष्ट्रीय आय का वितरण क्या होता है, तो इसके बारे में मैं आपको दूसरे या पहले क्लास में मैं चर्चा कर चुका हूँ कि राष्ट्रीय आय को कितने भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय आय के पहले क्लास में शायद चर्चा मैं किया हूँ, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी जो हमारे सिस्टम्स है विकास के, तो विकास के सिस्टम्स को, आर्थिक व्यवस्था को 3 भागों में, 3 चरणों में विभाजित किया गया है। जैसे पहले को बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, दूसरे को बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र, और तीसरे को बोलते हैं तृतीय क्षेत्र, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3 क्षेत्र में आपको इसे विभाजित किया गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत याद होगा तो आप लोगों को, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हम रखे थे कृषि को, भूमि से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं सारे कार्य प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे कृषि हो गया, उत्पादन हो गया, या अन्य जितने भी क्षेत्र होते हैं, कार्य होते हैं, भूमि से मछली पालन, मुर्गी पालन, ये सब किसे कौन सा क्षेत्र से आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो जितने भी उद्योग धंधे निर्माण होते हैं वो सब किसके आते हैं, तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तीसरा बात करें हम तृतीय क्षेत्र की, तो इसमें सेवा क्षेत्र इसको बोलते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया और अन्य बाकी सब जितने भी चीज हो गया उसे हम क्या बोलेंगे, सेवा क्षेत्र, यानी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब देखिए ये तो क्षेत्र हो गया, क्षेत्र के आधार पर सबसे महत्वपूर्ण है कौन सा, तो प्राथमिक क्षेत्र है सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यदि हमारे पास खाने के लिए ही नहीं रहेगा, उत्पादन ही नहीं रहेगा, तो हम बाकी सब इन सब दोनों चीजों को कार्य करेंगे
किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। लेकिन आय की दृष्टि से, इनकम की दृष्टि से देखा जाए यहाँ पर तो तीसरा हो जाएगा। इनकम की दृष्टि से देखा जाए तो तृतीय क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि हमारे भारत में सबसे ज्यादा इनकम की प्राप्ति तृतीय क्षेत्र से होती है। आ रहा समझ में? हमारे भारत में सबसे ज्यादा इनकम की प्राप्ति किससे होती है? तो तृतीय क्षेत्र से होती है। तृतीय क्षेत्र से रखिए, यहाँ पर याद करने लायक चीज है कि यहाँ पर जो इनकम है 17% आता है प्राथमिक क्षेत्र से, यानी कृषि उत्पादन या अन्य सब चीजों से। कितना आता है? 17% आता है। याद रखिए कितना? तो 17% आता है। भूमि से, उत्पादन से, मछली पालन, मुर्गी, सबको मिलाकर 17% इनकम हमें देता है प्राथमिक क्षेत्र। और बात करें हम, 29% इनकम देता है हमें द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र से इनकम कितना आता है? 29%। आप लोग याद कर लीजिएगा यहाँ पर कि प्राथमिक क्षेत्र से 17%, द्वितीय क्षेत्र से 29% इनकम आता है। और तृतीय क्षेत्र से सबसे ज्यादा इनकम आता है 53.5%। तृतीय क्षेत्र से इनकम कितना होता है? 53.5% इनकम आता है। किससे? तृतीय क्षेत्र से आता है। तो ये तीन क्षेत्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है भारतीय व्यवस्था के लिए, कि तीन क्षेत्र से हमें इनकम की प्राप्ति होती है। तृतीय क्षेत्र से 53.5, द्वितीय क्षेत्र से 29% और प्राथमिक क्षेत्र से 17% इनकम आता है। ठीक है, आगे समझ में यहाँ पर। अब ध्यान से समझिएगा कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय हमारे भारत को इनकम 50 से 55% मिलता था। किससे? तो प्राथमिक क्षेत्र से। ठीक है, क्योंकि उस समय लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में खेती करते थे, पशुपालन करते थे, अन्य बहुत सारे भूमि से संबंधित ही काम करते थे। तो 50 से 55% इनकम जो था हमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता था। आप लोग ये याद रखिएगा, कब? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब। ठीक है, दूसरी बात करें हम राष्ट्रीय आय का गणना। देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए अभी वर्तमान में एक संगठन बनाया गया, एक सरकारी संगठन है जिसे हम क्या कहते हैं? शॉर्ट में CSO कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हम लोग CSO कहते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस बोलते हैं इसे। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सा संगठन का निर्माण किया गया है? तो सिंपल सी बात करेंगे, CSO। हिंदी में पूछा जाएगा तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। क्या बोला जाएगा? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, CSO। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। राष्ट्रीय आय की गणना किससे की जाएगी? CSO से की जाएगी। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, यानी राष्ट्रीय आय यह निकालता है, मापता है। ठीक है, और इसके गठन कब किया गया था? इसकी गठन हुआ था 2 मई 1991 में। CSO का गठन कब हुआ था? 2 मई 1951 में। याद रखिएगा, 1951 में हुआ था CSO का गठन। ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? ये भी एक क्वेश्चन बन गया कि CSO का मुख्यालय कहाँ है? तो CSO का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। ठीक है, CSO का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, अब इसका आधार वर्ष क्या है? 2017 से 18। अब ये आधार वर्ष क्या होता है? तो ध्यान समझिएगा, जिस वर्ष में और राष्ट्रीय आय की इनकम में बढ़ोतरी होती है, एक तरीके से कहा जाए उसको मापा जाता है या उसमें सुधार लाया जाता है, तो उस वर्ष को आधार वर्ष घोषित कर दिया जाता है। तो 2017 से 18 के पहले आधार वर्ष 11 से 12 था। ठीक है, 2011 से 12 आधार वर्ष था। अभी आधार वर्ष क्या है? 17 से 18, मतलब इसी के आधार पर सब काम किया जाएगा, इसलिए इसे आधार वर्ष कहा जाता है। CSO का आधार वर्ष 2017 से 18 बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिले। यहाँ पर एक बार मैं फिर से रिवीजन करा दूंगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। राष्ट्रीय आय की जो गणना है वह किस आधार पर की जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आय की गणना हमारे देश में जितने भी उत्पादन होते हैं या जो आय होता है उसके आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है कि PCI बराबर पर कैपिटा इनकम बराबर प्रति व्यक्ति आय नेशनल इनकम बटा में कुल जनसंख्या निकाल दें। ठीक है, नेशनल इनकम बटा में कुल, इसके बारे में मैं डिटेल्स में चर्चा किया हूँ पहले वीडियो में। यह किस तरह हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को मापता है और किस तरह यह कार्यशील है, या कैसे एक देश की मतलब इकोनॉमी सिस्टम को जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ये PCI। लेकिन ऐसे देखा जाए, यदि प्रति व्यक्ति के अनुसार देखा जाए कि देश के मतलब विकास हुआ है या नहीं हुआ है, देश के बारे में मतलब देश में क्या प्रॉब्लम है, क्या सिस्टम से, तो उसके आधार पर देखा जाए तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके आधार पर हम देश को विकसित या विकासशील नहीं बोल सकते।
सकते हैं, आपको वहां पर मैं बताया था, ठीक है। इसके आधार पर हम किसी देश को विकसित या विकासशील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, देश के इनकम को एक रेंज पता किया जा सकता है कि मतलब देश के जो पर व्यक्ति आय हो कितनी हो सकती है, मतलब लोग यहाँ के कितने कमा सकते हैं, मतलब एक आधार निकाला जा सकता है पीसीआई से, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो राष्ट्रीय आय की गणना है उत्पादन और आय के आधार पर की जाती है, और इसके लिए दो सिस्टम्स है, एक स्थिर कीमत, एक चालू कीमत। तो ध्यान दिया, स्थिर कीमत क्या होगा? स्थिर कीमत हो गया जैसे आधार वर्ष के अनुसार किया जाएगा, और चालू कीमत के मतलब का पिछले वर्ष की तुलना में। जैसे मान लीजिए कि हम बात करें कि अभी हमारे जो मतलब प्रति खर्च या जो भी कुछ है 100 रुपया है, तो हम 100 रुपये की तुलना पिछले वर्ष से करें कि भाई आज हमारे पास 100 रुपया था, पिछले वर्ष मान लीजिए पिछले वर्ष हमारे पास 95 रुपया है, ठीक है। तो आज हमारे पास 100 रुपया है, तो इसकी तुलना करेंगे कि कितना बढ़ोतरी या क्या हुआ। तो ये हो गया हमारा चालू कीमत, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? चालू कीमत हो जाएगा कि पिछले वर्ष हम तुलना करेंगे, ठीक है, और उससे पिछले वर्ष हम तुलना करें तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे? चालू कीमत कहेंगे, तो 95, ठीक है। अब स्थिर कीमत क्या होता है कि हमारे पास 95 रुपया है, तो 2011 में जो पिछले आधार वर्ष था, तो उस आधार वर्ष में हमारे पास कितना रुपया था, तो उस आधार से मान लीजिए हमारे पास 80 रुपया था, ठीक है। अभी कितना है? 100 रुपया है। तो कितने रुपये की हम लोगों ने यहाँ पर मार्जिन की, कितने रुपये हमारे पास बढ़े, ठीक है। तो इस आधार पर हम लोग ये बात करेंगे कि हमारा देश विकास कर रहा है या नहीं कर रहा है, या हम विकास किए हैं या नहीं किए हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छी जो होती है राष्ट्रीय आय की गणना के लिए, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए, वो स्थिर कीमत होती है। स्थिर कीमत के आधार पर हम लोग मतलब ये पता कर लेते हैं कि कितने मतलब हमारे बढ़े हैं या घटे हैं या क्या हुआ है। सबसे अच्छा स्थिर कीमत, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे अच्छा राष्ट्रीय आय की गणना के लिए, आकलन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे और अच्छा होती है स्थिर कीमत। चालू कीमत के आधार पर हम लोग गणना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चालू कीमत के पिछले वर्ष ये था, तो अगले वर्ष कुछ और हो जाएगा, अगले वर्ष कुछ और हो जाएगा। लेकिन जो आधार वर्ष के आधार पर किया जाता है, तब हमें पता चलता है कि देश हमारा विकास किया है या हम विकास किए हैं या नहीं किए। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ पर? अब पीसीआई की यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, तो पीसीआई कैसे निकाल जाता है? तो मान लीजिए कि कोई देश है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे समझने के लिए कोई देश है, तो देश के पर व्यक्ति, देश की जो जनसंख्या है, देश में 10 लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। और 10 लोग जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्रत्येक व्यक्ति 100 रुपया कमा रहा है, ठीक है। तो इसका हम यहाँ पर पीसीआई तो हम निकाल दिए पहले से। अब 10 लोग है, देश का इनकम कितना है देख दीजिएगा। मान लेते हैं देश का इनकम है 10,000 रुपये, चलिए एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर ले लिए हैं। देश का इनकम कितना हुआ? 10,000 रुपया हो गया। तो हम क्या करेंगे? 10,000 बटा में यहाँ पर कितने 10 लोग हैं, तो कुल जनसंख्या 10 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? बचेगा हमारा 1,000 रुपया, बचेगा ना? कितना बच जाएगा? 1,000 रुपया बचेगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इस देश के प्रत्येक व्यक्ति 1,000 रुपया कमा रहा है, ठीक है। लेकिन हम विकास के आधार पर कहें तो ये गलत है। आपको पहले वीडियो में मैं वहां पर चर्चा कर चुका हूं, यदि नहीं देखे तो वहां पर जाकर देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग शुरू से मेरे साथ जुड़े रहिएगा तो और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यदि व्यक्तिगत विकास की बात हम करें यहाँ पर, तो वो विकास को हम पर व्यक्ति पर कैपिटा इनकम के आधार पर नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उसमें जनसंख्या इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कैपिटा इनकम के साथ साथ जनसंख्या को भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम के साथ साथ यदि हम जनसंख्या को भी देखें तो हम कह सकते हैं कि वह पर व्यक्ति आय या देश विकसित है या विकासशील है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर 10 लोग हैं, कोई 5 ही लोग होगा, वह 10,000 रुपया कमाएगा तो उसका इनकम ज्यादा हो जाएगा इससे, ठीक है, पर कैपिटा इनकम ज्यादा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसके आधार पर हम लोग मतलब देश के विकसित विकासशील नहीं कर सकते, लेकिन इसका रेंज तो निकाल सकते हैं। हम पता कर सकते हैं कि हमारे मतलब देश के लोग लगभग कितना कमा रहे हैं, ठीक है, पीसीआई के आधार पर। अब हम बात करें पीसीआई की, एक तरीके से वैल्यू निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है पीसीआई, ठीक है। पीसीआई की बात करें तो कुछ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, एग्जाम के लिए। यहाँ पर अब बात करेंगे हम कि बिहार पिछड़ापन क्यों है, बिहार में मतलब क्या किया जाएगा, कैसे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना, एक तरीके से सलाह करेंगे, ठीक है, चर्चा करेंगे, और जो कि आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन भी हो जाएगा, तो दोनों काम हो जाएगा एक साथ में, ठीक है। हमारे देश में 28 राज्य हैं, और 28 राज्य में कौन से राज्य के पीसीआई सबसे अधिक है, यानी पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? कौन से राज्य के लोग सबसे अधिक कमाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति सबसे अधिक कमाते हैं? तो इसकी हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका गोवा, याद रखिएगा। यानी गोवा का पीसीआई सबसे अधिक है, सबसे अधिक किसके है? गोवा के है, बिहार के है, ठीक है। क्या है? बिहार के, इसलिए बिहार को पिछड़पन राज्य भी बोला जाता है, ठीक है। देखिए ये इसको गुड नाइट लग रहा है, यहाँ पर पढ़ने आए गुड नाइट बोल रहा है गधा कहीं का। अभी सोएगा, 10th में सो जाएगा। सर्वाधिक व्यक्ति क्या हो जाएगा?
पीसीआई गोवा का, ये सबसे ज्यादा पीसीआई गोवा का हो जाएगा और सबसे कम बिहार का होगा। सबसे कम क्या कहाँ का हो जाएगा? बिहार का हो जाएगा। और हम बात करें यूनियन टेरिटोरियल की यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश में पीसीआई दिल्ली का होगा। ठीक है, यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपको क्लियर करना है, तो तीनों क्वेश्चन को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश में आपका पीसीआई कितना हो जाएगा? और दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा दिल्ली का जनसंख्या ज्यादा है, फिर भी लोग वहाँ का पीसीआई ज्यादा है क्योंकि वहाँ के बहुत सारे वहाँ के लोग जो है उद्योग धंधे वहाँ पर ज्यादा करते हैं, वहाँ के लोग ज्यादा कमाते हैं, इसलिए वहाँ के पीसीआई क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। कुछ और डॉट्स है जो कि क्वेश्चन है जो कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो उसे भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सिंपल सी बात है कि पहली बार जो है राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? क्वेश्चन पूछ देगा। तो ध्यान दीजिएगा पहली बार राष्ट्रीय दादा भाई नौरोजी थे वहां पर, ध्यान दीजिएगा उन्होंने अपनी पुस्तक में सबसे पहली बार लिखा था अपने भारत के राष्ट्रीय इनकम के बारे में, राष्ट्रीय आय के बारे में। तो उन्होंने 1967 से 1968 के बीच में बताया था कि हमारे भारत की 20 रुपया प्रति वर्ष यानी कि 20 रुपया पर वर्ष हमारे भारत का जो है एनआई है, राष्ट्रीय आय है 20 रुपया। ध्यान दीजिएगा उस समय 1967-68 में हमारे भारत की राष्ट्रीय आय कितना था? 20 रुपया। सॉरी यहाँ पर गलती लिख दिया हम, यहाँ पर 1800 हो जाएगा, 1867 से 1868। सॉरी यहाँ पर हम गलत लिख दिए थे, 1867 से 1868 हो जाएगा। इसमें दादा भाई नौरोजी ने बताया था कि हमारे भारत की जो राष्ट्रीय आय है वो कितना है? 20 रुपया है। ठीक है, और उसके बाद फिर से राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया, तो उस समय 1931 से 32 में वैज्ञानिकों के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया। तो उस समय कंपनी संस्था बनाई गई थी BKCRSC कुछ उसका नाम है, तो वह 62 रुपया पर वर्ष था। ठीक है, यानी 1931 से 32 में राष्ट्रीय आय का आकलन 62 रुपये पर वर्ष था। जब हमारे भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद हमारे राष्ट्रीय आय बढ़ने लगे और उस समय राष्ट्रीय आय के समिति का गठन किया गया, यानी गवर्नमेंट के द्वारा एक समिति बनाई गई 1949 में। ठीक है, जो कि राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। फिर 1991-51 में जाकर उसे अपडेट किया गया और उसके बाद में वह राष्ट्रीय आय का आकलन शुरू की। और उसके बाद अभी वर्तमान में जो राष्ट्रीय आय का आकलन कर रही है वह कंपनी है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, यानी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। ठीक है, अभी वर्तमान में यह राष्ट्रीय आय का आकलन कर रही है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग को ये जो काफ़ी ज़्यादा जानकारी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ इसमें, तो मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग को यह क्लियर हो गया होगा। क्यों? ये वाला क्वेश्चन जितना भी था आप लोग का क्लियर हो गया होगा, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब लेकर मैं आऊँगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसमें ये सारे क्वेश्चन कुछ इसमें से मैं डालूंगा ताकि आप लोग देखेंगे कि मतलब आप लोग पढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो बाकी इसमें से आप लोग यहाँ पर इसका तो हम डिफिनेशन लिख ही दिया है ठीक ठाक। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं और कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। कल के क्लास में आएंगे तो हम लोग कल के क्लास में बहुत सारे चाहेंगे कि क्लियर हो जाए, जो भी बच्चा कुछ चाहे वो खत्म हो या थोड़ा सा भी बचेगा तो आगे हम देख लेंगे। और पहला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लंबा गया, एक ही क्लास में से कंप्लीट करना चाहिए था, फिर भी बहुत ज़्यादा लंबा किया क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें आपको समझाना था। बैंकिंग वैंकिंग सब चीज़ को हम डिटेल्स में बताएं ताकि आप लोग को एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप लोग पीछे की क्लास हमारा ज्वाइन नहीं किए, जो भी बच्चा तो पीछे क्लास ज्वाइन कर लेगा, तब जाके इसका भी आपका लाभ मिलेगा और भी अधिक। और चलिए मिलते हैं हम लोग, आज के लिए इतना ही। आज बहुत ज़्यादा गर्मी भी है और जानते हैं कि पढ़ाने से पहले फैन को बंद करना पड़ता है, जैसे फैन भी नहीं चला सकते हम लोग। तो आज की क्लास यहीं पर बंद किया जाता है और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइव क्लास में कल। ठीक है, और कल हम इस पर बात करेंगे, कल इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। जिस बच्चे का आज के क्लास छूटा है, क्योंकि मैं यहाँ पर पहले से बताया भी नहीं था, तो जिसका भी छूटा होगा उसको रिकॉर्डेड क्लास जो इस पर जाएगा यूट्यूब के ऊपर आएगा, वो देख लेगा, क्लियर कर लेगा और उसके बाद हम लोग कल के क्लास में मिलेंगे तो बात करेंगे। धन्यवाद।